हेलो। देखिए, आपका जूरिस्प्रूडेंस शुरू किया गया था विधि शास्त्र में। अब तक हमने जो बताया है दो तीन मिनट दोहराया जाए और फिर आपका उसके आगे बढ़ा जाए। जूरिस्प्रूडेंस में अब तक हमने बताया है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हमने बताया। तो ये हमने बताया था कि जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द हैं वह लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से बना है। और जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। अर्थात हिंदी में हुआ लॉ मतलब विधि और नॉलेज मतलब ज्ञान। यानी कि वह विषय जो हमें विधि का ज्ञान कराए उसी को विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। अर्थात विधि होती क्या है, विधि आई कहाँ से, विधि का स्रोत क्या है, इसे हम लॉ या विधि कहेंगे। और विधि की कुछ संकल्पनाएं हैं, इनका अध्ययन ही हम जूरिस्प्रूडेंस में करते हैं। याद रखिए, विधि क्या होती हैं इस विषय पर विद्वानों में एक राय नहीं है। यानी कि विद्वानों में इस विषय को लेकर डिस्प्यूट है कि लॉ किसको कहा जाए। तो पांच प्रकार के विद्वान उत्पन्न हुए जो अपना अपना तर्क लॉ के बारे में देंगे। अतः लॉ की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। पहले विद्वान जो सबसे प्राचीन है पूछा गया था, प्राकृतिक विचारधारा में आते हैं, नैसर्गिक या नेचुरल स्कूल में आते हैं। वे बताते हैं कि कानून तो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, कानून भगवान बनाता है। दूसरा, ये कल्पना पर भगवान आधारित है, तो कल्पना का विद्रोह हुआ कल्पना के विरुद्ध। और दो विचारक पैदा हुए, एक जर्मनी में एक इंग्लैंड में। जर्मनी में विचारक जो पैदा हुए सेवनी, वो मानते हैं कि कानून भगवान न बनाकर समाज बनाता है, विधि बनाई नहीं जाती बल्कि समाज में क्या होती है पाई जाती है। और इंग्लैंड में जॉन ऑस्टिन उत्पन्न हुए, उनका मानना है कि विधि जानबूझकर संप्रभु द्वारा बनाई जाती है, ये भगवान और समाज नहीं बनाता। तो जो जर्मनी में विचारधारा जन्म ली उसे हमने हिस्टोरिकल बताया, ऐतिहासिक विचारधारा। और जो विचारधारा इंग्लैंड में जन्म ली उसको हमने एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी या आदेशात्मक आज्ञापक मैंडेटरी। अब चाहे कानून समाज बनाए, चाहे कानून संप्रभु बनाए, अब 19वीं शताब्दी के विकास के साथ साथ अब समाज के हित को ध्यान में रखा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि कानून चाहे सोसाइटी बनाए, चाहे सॉवरेन बनाए, कानून ऐसा हो जो समाज में समाज का कल्याण कर सके। अर्थात समाज में व्यक्ति होते हैं, उनका इंटरेस्ट या हित होता है, हितों में टकराव लाजमी है। तो कानून ऐसा हो जो हितों के टकराव को माने बढ़ाए कि कम करे। और जैसे हितों का टकराव कम होगा, अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक क्या होगी भलाई। ये समाजशास्त्री विचारधारा वाले आ गए और इनके फादर कई बार पूछा गया है, रूडोल्फ वान इहरिंग। इसके बाद एक और विचारधारा आ गई, न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न की गई, यथार्थवादी या रियलिस्ट थ्योरी। इनका मानना है
कि जब भी न्यायाधीश कोई फैसला सुनाता है, जब भी जज कोई जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट का इफे उस जजमेंट पर उसके आपका व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी की झलक दिखाई देती है। अर्थात वह खंटूस है तो लोगों के अधिकार की कम रक्षा करेगा, उदारवादी है तो लोगों के पक्ष में क्या करेगा, ज़्यादा हितैषी बनेगा। दूसरी बात ये कहते हैं यथार्थवादी वाले, ये जजे हैं सब, यानी कि या तो अधिवक्ता इसमें रहेंगे या आपका जज साहब ही रहेंगे, विद्वान नहीं रहेंगे। माने जो जज हैं, अधिवक्ता हैं, इस ग्रुप में आ जाएंगे, अपनी अपना पंचौरा करेंगे। पंचौरा मतलब अपनी अपनी बातों को रखेंगे। इसमें दूसरा पहलू लास्ट में ये है कि ये लोग मानते हैं कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का कानून बनाते समय विधायिका ध्यान में रखती है। यानी कि भारत की संसद जब भी कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को दिमाग में बैठाए रहती है, या तो उस निर्णय के सपोर्ट में कानून बनाएगी या उस निर्णय के विरोध में। ये कौन सा विचारधारा वाले हैं, यथार्थवाद। भारत में एक डॉक्टर सेठना आ गए, जुगाड़ गाड़ी, संश्लेषणात्मक विचारधारा, दो तीन को मिलाकर जुगाड़ का किया जाए, बना लिया जाए। भारत में जुगाड़ गाड़ी चलती है, जुगाड़ से सरकार चल जाती है। कई कहावतें भी प्रसिद्ध हैं जुगाड़ गाड़ी पर। तो जो भारत में डॉक्टर सेठना है जो अपना अलग राह अलापेंगे, दो तीन को मिलाकर ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक समाजशास्त्री मिला देंगे और कहेंगे कि यही जुरिस्प्रूडेंस है। तो आपने नया क्या बताया, आप तो पुरानी बातों को ही एक जगह क्या किए हैं, एकत्रित। अब अगले नियम पर आया जाए। अगला नियम देखिए, आपका नोट्स देने के लिए कहा गया था। नोट्स में भाई कमियां हैं, और जो नए नए क्वेश्चन नए नए मॉडल से आ रहे हैं, मैं भी मैंने रात में नोट्स सब देखा, और जो नए मॉडल आ रहे हैं वह नोट्स के अलावा लगभग 2 गुना लिखवाना पड़ेगा। तो अच्छा तरीका ये है कि आपका नए, मैंने आज से लिखवाऊंगा भी मैं, नए सिरे से नोट्स बना लिया जाए, क्योंकि एलएलएम में भी काम आपका कठिन क्वेश्चन आ रहा है। नोट्स में बहुत शॉर्टकट में लिखा गया है, और उतने शॉर्टकट में आप कवर नहीं कर पाएंगे। उसमें लगभग उसके दूना बातें, मैंने आधी बातें लिखी गई हैं और आधी बातें छुटी हुई हैं। तो देखिए, आपका जब जब पढ़ाया जाता है कोई सब्जेक्ट, कुछ न कुछ नई बातें जरूर उभर कर आएगी। एक ही किताब पढ़िए, बार बार आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ नई बातें मिल गई। नई बातें का मतलब कि उस और आपका ध्यान अभी गया नहीं था। जैसे कि शाम को मान के चलिए एविडेंस पढ़ाया जा रहा है, एडमिशन। अब एडमिशन मैं पढ़ा दिया, लेकिन दो तीन ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो कंसेप्चुअल हैं, और उन क्वेश्चनों को अभी हल्का सा और बताया जाएगा तब कवर होगा। जैसे कि पूछ लिया था कि भाई कोई व्यक्ति अपने पक्ष में भी अपने द्वारा की गई स्वीकृति को साबित कर सकेगा, तो सामान्यतः साबित नहीं कर पाएगा जब तक कि 3 अपवाद में। तो भाई सामान्य नियम तो यही है कि साबित कर पाएगा कि नहीं, नहीं। अब यही क्वेश्चन उठा कर दे दिया था, 2-3 पॉइंट कौन सही है, तो सामान्य नियम ये है कि वो अपने फेवर में साबित नहीं कर पाएगा। अब ये दे दे कि अपवादों में जाकर साबित करेगा, अलग बात है, लेकिन नियम तो यही है ना कि सामान्यतः हुआ साबित। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपका ऐसे बन रहे हैं जो आपका अभी भी 1-2 क्वेश्चन मैंने बन रहे हैं जो लेक्चर से बाहर जा रहे हैं। मैं भी फिर एक बार थोड़ा सुधार करना भी पड़ेगा एविडेंस में पढ़ाते समय, ताकि क्वेश्चन बाहर न जाए। लेकिन आदमी लाख पढ़ाए,
कुछ क्वेश्चन बस की बात नहीं है भाई, 100 में 100 आप नहीं कर सकते। ये नीट का एग्ज़ाम नहीं है कि 720 में 720 पा लिए। अगर 150 का क्वेश्चन आ रहा है, आप 110 115 तक है तो सेफ है। मैंने 105 या 6 पर यूपी में मेरिट जाती हैं, बढ़े भीगी तो 110 तक जाएगी। तो आप अपना टारगेट बनाकर 110 के ऊपर रखिए एपीओ में। जे में भी लगभग 300 का टारगेट बनाइए, इसके ऊपर कभी भी मेरिट नहीं जाएगी। तो आइए फिर एक बार देखा जाए। इसके बाद हम प्रिंसिपल बता रहे थे, सिद्धांत जरूर तैयार करिए और सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते हैं। एलएलएम से लेकर जे में 2 क्वेश्चन आपका सिद्धांत से बनेगा। तो सिद्धांत, आइए सिद्धांत एक एक करके देखा जाए। क्योंकि सिद्धांतों में भी मैं देख रहा था कि नोट्स में कुछ सिद्धांत बहुत शॉर्टकट में लिखे गए हैं, तो उसको भी थोड़ा डिटेल हमें करना पड़ेगा। देखिए एक एक सिद्धांत चला जाए। देखिए पहला आपका ये निकाल लें भाई क्रम से, नहीं तो फिर दोहराना पड़ेगा पूरा। देखिए आपका जो पहला सिद्धांत बताया गया था कल, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये मैं बताया था कि हायर जुडिशरी सर्विस में भी पूछा गया और ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना रहती है। वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय का मतलब ये हुआ कि जो संसाधन समाज में उपलब्ध हैं उनका लोगों के बीच समान रूप से वितरण करना, यानी कि किसी के पास ज़्यादा धन न हो, कोई भूखे न मरे। जैसे राहुल गांधी जी हैं आपका, इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सर्वे कराएंगे, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो संपत्ति हम ले लेंगे और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको हम क्या करेंगे, देंगे। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है, वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। ये वितरणात्मक न्याय आपका संविधान के अनुच्छेद 38 में समाहित हैं। इसके प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं, यानी कि इस सिद्धांत को दिया किसने, अरस्तु। न्याय अगर पूछे कि न्याय की बात संविधान में पूछा गया है कि न्याय की बात कहाँ की गई है, तो हमारे उद्देशिका में भी की गई है और अनुच्छेद 38 में भी की गई है। कितने न्याय की बात की गई है, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब एक बार पूछ लिया बिहार में कौन सा क्रम सही है, तो आगे बताया जाएगा तमाम बातें। अगला सिद्धांत देखिए, दूसरा हमने बताया था 2 शक्तियों के बीच का सिद्धांत या 2 तलवारों के बीच के धार का सिद्धांत, यानी कि 2 पावर में बैलेंस बनाया जाए। ये सिद्धांत पोप ग्लेसियस ने दिया था। और चर्च और राज्य का विवाद हमने बताया था। चर्च कह रहा था कि हम बड़े क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है, और राजा कह रहा था कि हम बड़े क्योंकि जनता ने हमें चुना है। तो हम बड़े तो हम बड़े। आपका कह सकते हैं समस्या का समाधान करने के लिए पोप ग्लेसियस ने 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत दिया और कहा कि धार्मिक क्षेत्र में कौन बड़ा, चर्च, यानी कि पोप या पादरी धार्मिक क्षेत्र में बड़े होंगे और प्रशासनिक क्षेत्र में कौन बड़ा होगा, राजा। तो क्या इस सिद्धांत के कारण विवाद निपट गया? नहीं। और अंत में आपका संघर्ष हुआ, चर्च हार गया और राज्य क्या हुआ, जीत गया। तो जो चर्च और राज्य के बीच विवाद था, आज वह विवाद राज्य और जनता के बीच है। राज्य जनता
के अधिकार को छीन रहा है। जनता कह रही है कि हमें अधिकार दो, माने जो विवाद उस समय। तीसरा सिद्धांत देखिए, समादेश का सिद्धांत, यानी कि कमांड का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, समादेश के सिद्धांत के प्रतिपादक आपका प्रथम बार किसने दिया? तो जर्मी बेंथम ने। लेकिन प्रथम बार न पूछे, ऐसे दे। समादेश के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन। समादेश के सिद्धांत के प्रतिपादक में हमने आपको बताया था, एक सेकंड भाई, चेंज है क्या? देखिए, आपका समादेश का सिद्धांत आपका ये है कि द लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन विद संप्रभ का समादेश होती है, ये जॉन ऑस्टिन ने कहा। और इसको मैं कल बताया भी था। अगले सिद्धांत पर आ जाइए। अगला सिद्धांत आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का विशुद्ध सिद्धांत या विधि का शुद्ध सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपका हेंस केल्सन है। ये वियना विचारधारा के प्रतिपादक हैं। ये ऑस्ट्रिया के थे। ये जॉन ऑस्टिन के चेले थे, शिष्य थे। पूछा गया है हेंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? तो जॉन ऑस्टिन से एक कदम क्या माने जाते हैं? आगे। इन्होंने विज्ञान पर विश्वास किया ज़्यादा और कहा कि जिस प्रकार 2+2=4 होता है, उसी प्रकार कानून में भी ये जो फालतू सब्जेक्ट जितने हैं, तर्कशास्त्र, नैतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सबको आपका क्या करिए, फालतू लोगों को बाहर करिए, और जो भाग बचेगा वही विज्ञान की तरह प्योर रूप से क्या होगा? शुद्ध। तो इसीलिए इनको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किताब किसने लिखी? हेंस केल्सन ने। उस विधि का शुद्ध या विशुद्ध सिद्धांत किसने दिया? हेंस केल्सन ने। वियना विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? हेंस केल्सन। आपका और एक और क्वेश्चन बना है, 6 क्वेश्चन तो ही बता दिया गया कि विश्लेषणात्मक विचारधारा का गोल्डन एज, गोल्डन एज का मतलब स्वर्णिम युग किसके समय था? हेंस केल्सन। ये कई बार पूछा है। हेंस केल्सन ने एक और सिद्धांत दिया, मैं कल बताया था, ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का मतलब मूल मानक, मानक का मतलब नमूना। यानी कि ये कहते हैं कि 2 नमूने होते हैं। एक आपका जैसे भारत में 2 नमूने हैं, एक फेकू, एक पप्पू। उसी प्रकार एक बड़ा नमूना और एक छोटा नमूना। तो बड़ा नमूना आपका पप्पू और छोटा नहीं, बड़ा नमूना पप्पू, छोटा नमूना फेंकू। उसी प्रकार यह कहते हैं कि कानून में नमूने होते हैं, नियम होते हैं। नमूना मतलब क्या? नमूना सुने कि नहीं? ये नमूना है। इसको कहा क्या जाता है दूसरी भाषा में? नमूना माने अजीब आदमी है। ये नमूना है मतलब क्या? तो ग्रैंड का मतलब मूल हुआ और नॉर्म का मतलब नमूना।
यानी कि ये मूल नमूना है। तो मूल नमूना का मतलब, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि एक सर्वोच्च कानून होता है और जितने नीचे के कानून होंगे उसी सर्वोच्च कानून से ही निकलेंगे, उसी से वैधता पाएंगे, और नीचे के कानून सर्वोच्च कानून का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ सर्वोच्च कानून संविधान है, तो जितना कानून आप बना डालिए वह कानून संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो मूल मानक हमारे यहाँ क्या हो गया? संविधान। और अधीनस्थ मानक कौन हो गए? ये सीआरपीसी, एविडेंस इत्यादि। इसीलिए आपका विपक्षी दलों के सभी मेंबर, सभी सांसद संसद में संविधान की बेयरेक्ट लेकर गए हैं, जिल्द वाली। कोई हरा बेयरेक्ट, कोई लाल बेयरेक्ट, जिसकी जैसी भावना है तो वो मैंने उस कवर का बेयरेक्ट लेकर जा रहा है। इसीलिए जा रहा है कि ये जो मूल मानक हैं, इसको हम सरकार को डिस्टर्ब करने देंगे कि नहीं। और पप्पू हमारा कह दिया है कि सरकार का हम सहयोग करेंगे, लेकिन संविधान पर आँच आएगी तो हम बर्दाश्त। और दिखा दिया संविधान की क्या बेयरेक्ट, कि देश संविधान से चलेगा, आरएसएस के एजेंडे से नहीं चलेगा। ये हमारे राहुल गांधी जी ने बता दिया है। इसी को मूल मानक कहा जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आ जाइए आपका जर्मी बेंथम हम बता रहे थे। जर्मी बेंथम का सिद्धांत है सुख दुख का सिद्धांत। मैंने बताया भी था कि जो व्यक्ति कानून का पालन करेगा वह सुखी रहेगा, और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा कि कोर्सन। कोर्सन माने प्रपीड़न। प्रपीड़न माने संपत्ति छीन ली जाएगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो सुख दुख का सिद्धांत, प्लीजर एंड पेन का सिद्धांत किसने दिया? जर्मी बेंथम। फिर जर्मी बेंथम ने आपका, जर्मी बेंथम ऑस्टिन के गुरु थे, तो जर्मी बेंथम से एक कदम आगे कौन माना जाता है? उनका चेला माना जाएगा, जॉन ऑस्टिन। फिर आइए, जर्मी बेंथम ने डाग लॉ का सिद्धांत दिया। डाग लॉ का भी सिद्धांत 2 बार यूपीजे में आया है कि डाग लॉ का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यायिक पूर्व निर्णय, जुडिशियल प्रेसिडेंट या नजीर। दूसरा क्वेश्चन, डाग लॉ का सिद्धांत किसने दिया? तो जर्मी बेंथम ने। ये क्वेश्चन आ चुका है। जर्मी बेंथम ये प्राकृतिक विचारधारा के विरोधी थे, और इन्होंने ये कहा कि प्रकृति ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया है। ये जो भी अधिकार हमें मिले हैं, ये इंग्लैंड की संसद ने कानून बनाकर दिया है। भगवान या प्रकृति ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया है। और इस पर कटाक्ष करते हैं, कमेंट किया जाता है। कटाक्ष ये करते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है, औलाद मतलब संतान है, जिसका कभी कोई पिता नहीं है। ये कोटेशन 2 बार आया है, गलत न हो। प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका कभी कोई पिता नहीं है। अगले सिद्धांत पर आ जाए। आइए अगला विद्वान हम देखते हैं, सर हेनरी मेन। पिछली बार भी इनसे क्वेश्चन जे में आया था। पूरा चांस रहता है एक क्वेश्चन आने का। इनका सिद्धांत देखिए। सबसे पहला ये देखिए कि इन्होंने समाज को 2 भागों में विभाजित किया, 2 क्लास में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि समाज 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर समाज या प्राचीन कहिए, आदिम कहिए,
स्टैटिक सोसाइटी, एक स्टैटिक सोसाइटी और दूसरा जो समाज होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि प्रगतिशील या आधुनिक या विकसित समाज। तो पहला क्वेश्चन, किसने समाज को दो वर्गों में बांटकर उसमें विधि का विकास बताया? तो सर हेनरी में। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। किसने? अब आइए, इन्होंने तमाम विधियों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ बातें सामान्य रूप से पाई, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि तमाम देशों के कानूनों को इन्होंने पढ़ा, उसमें एक समानता पाई। तो अगला क्वेश्चन बना है कि किसने अपने विधि की परिभाषा का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित किया है, कंपैरेटिव स्टडी पर? तो क्या मार्क कराएंगे आप? सर हेनरी में। अब वो आगे बताया जाएगा किसका अध्ययन नहीं किया, पूछा गया है। आपका एक क्वेश्चन अंदर जाकर पूछा है कि किसका अध्ययन नहीं किया। इन्होंने मुस्लिम विधि का अध्ययन नहीं किया। वो अलग बात है कि वो बताया जाएगा आगे आपको। अगला देखिए, तत्पश्चात इन्होंने जब ये अध्ययन किया तो ये देखा कि प्रत्येक माने देश में जो विधि का विकास होता है एक समानता पाई जाती है। सबसे पहले विकास विधि का दैवीय प्रेरणा से होता है। तो आप लोग बताइए, भगवान की प्रेरणा से होता है कि नहीं? हिंदू विधि में भी श्रुति स्मृति, इस्लाम में भी आपका माने कुरान, आप ईसाई विधि में जाइए बाइबिल, और आप जाइए रोमन विधि में तो रोमन विधि में थेमिस्ट। मैं बताया था आपको कि जो ये थेमिस्ट हैं ये थेमिस शब्द से बना है। थेमिस रोम की देवी का नाम था और ये माना जाता था कि ये जो देवी जी हैं ये राजा के जिह्वा पर बैठती हैं और राजा जो भी बोलता है वह कह सकते हैं कि स्वयं के शब्द नहीं रहते बल्कि कौन बुलवाती हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने कह दिया कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं जो भी बोलता हूँ अपने मन से नहीं बोलता, भगवान क्या करते हैं? बुलवा देते हैं। बहुत सटीक आपका जूरिस्प्रूडेंस में यही फायदा है कि तमाम आपका कानून ऐड हो जाएंगे, तमाम राजनीतिक बातें भी क्या होगी? ऐड। सर हेनरी मेन ने समाज का जब तुलनात्मक अध्ययन करके समाज को दो भागों में बांटा, उसमें कैसे कानून आगे बढ़ता है ये बताया, तो उसने ये देखा कि एक उन्होंने किताब लिखी एंशियंट लॉ। एंशियंट लॉ का मतलब आपका प्राचीन विधि। पूछा गया है कई बार ये एंशियंट लॉ पुस्तक किसने लिखी थी? तो सर हेनरी मेन ने 1861 में लिखी थी। सन नहीं पूछा है, 1861 में। इन्होंने एक और देखा समाज में, वह ये देखा कि अब तक प्रगतिशील जो समाज है, आदिम नहीं, कौन सा? प्रगतिशील आधुनिक, वह स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ा है। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि आपका हैसियत से संविदा की ओर। बहुत महत्वपूर्ण है हैसियत, आसान नहीं है। और आपका राजस्थान में भी ऑर्डर 8 के रूल 6 में क्वेश्चन आया था हैसियत पर, आया भी था, मुजरा करा सकता है कि नहीं। तो मैं बार बार बताया था कि जो आदेश 8 नियम 6 में सीपीसी में जो आपका दृष्टांत है, भले समझ में आए न आए, मैं बार बार बताता हूँ कि उन दृष्टांतों को रट्टा मारिए। समझ में आए न आए लेकिन खुद दृष्टांत क्या करना है? रट कर जाना है।
ये आएगा तो हम ये मारेंगे, भले हमारे समझ में। मैं बार बार बताता हूँ कि कुछ चीजें रटना पड़ेगा, और वह कौन सी चीज है? आदेश धारा 11 सीपीसी के उदाहरण रट कर जाइएगा, दिया है किताब में। फिर आदेश 8 का नियम 6, और देखिए आ ही गया। कई लोग गलत करके आ गए, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ बातें क्या करिए, रट्टा भी मारना पड़ेगा। अगला देखिए, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे जब जब समाज का विकास होगा, वैसे वैसे हैसियत भंग होगी, व्यक्ति स्वतंत्र होगा, और व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलेगी। तो संविदा में स्वतंत्रता होती है, और हैसियत में व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक दो उदाहरण ही देखा जाए। मैं बताया था आपका, मैंने 15-20 दिन पहले जब चला था, जूरिस्प्रूडेंस अब गर्मी के कारण रुक गया था बीच में, अब मौसम सही है तो आपका चलाया जा रेगुलर। तो हमने बताया था, दो ही उदाहरण मैं यहाँ बताऊंगा, एक राजा हरिश्चंद्र का, और एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपका द्रौपदी कांड। द्रौपदी को पांडवों ने जुए में हार गए। तो अब बताइए, ये पति की हैसियत थी कि वह अपनी पत्नी को जुए में हार जाए, लेकिन आज ये हैसियत भंग है। पत्नी संविदा की ओर बढ़ी है, अर्थात पत्नी क्या हो गई है? स्वतंत्र। जुए में हारेंगे तो बेलन से क्या करेगी? सिर फोड़ देगी। अब वो जमाना गया। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेच दिए, बच्चे को बेच दिए। आज कोई बेचेगा? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि आपका मानव का दुर्व्यापार का धारा 370 आईपीसी का चार्ज लग जाएगा। अब बेचना खरीदना मानव को नहीं। पुरानी अगर फिल्म आप देखते होंगे तो पुरानी फिल्मों पर थोड़ा गौर करिए। दास होते थे, और दास मानव नहीं माने जाते थे। जिस दास को बेचा खरीदा जाता था, जैसे आजकल सब्जी आप लोग खरीद रहे हैं, वैसे ही मंडी लगती थी। औरतों और पुरुषों को लाइन से खड़ा कराया जाता था, बड़े लोग आते थे, और जो दास सही था उसको खरीद लेते थे, जिसका दास था उसको क्या देते थे? पैसा। लेकिन ये मानव को मानव माना ही नहीं जाता था। 500-600 साल मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो दास प्रथा समाप्त हो गई, मानव स्वतंत्र हो गया। इसी को हम कहते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परिस्थिति से समाज अब किस ओर बढ़ रहा है? संविदा की ओर। डिटेल में हम बताएंगे आगे। लेकिन इसके विपरीत एक विद्वान ने सिद्धांत दिया है। वह विद्वान प्रोफेसर एलेन है। प्रोफेसर एलेन बताते हैं कि पुनः समाज रिवर्स गियर में आ रहा है। रिवर्स गियर का मतलब बैक हो रहा है, यानी कि पुनः समाज संविदा से परिस्थिति की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अगर पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत, तो प्रोफेसर एलन मारिएगा, और अगर पूछे स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या मारेंगे? सर हेनरी में। फिर एक बार तैयार कर लीजिए, उलझिए ना। अगर परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत पूछे तो किसको मारेंगे? सर हेनरी में। और उल्टा पूछ ले संविदा से परिस्थिति, तो क्या मारेंगे? प्रोफेसर एलेन। प्रोफेसर एलेन के बारे में एक और क्वेश्चन आता है। अब एलन भी समाप्त कर दिया जाए, अब सर हेनरी मेन के बाद। अब यहाँ आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि जो ये रिजर्वेशन संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 16 के क्लाज 4, तो याद रखिएगा कौन सा क्लाज है? तो भारत में
सार्वजनिक नौकरियों में, सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? 16। क्लाज वाइज पूछे तो 4। आरक्षण शब्द का यूज किस अनुच्छेद में किया गया है? 4 में। 16 के क्लाज। वैसे संविधान चलेगा, अब एक कोई खत्म होता है भाई 10-15 दिन लगेगा। टीपीए समाप्त हो जाए तो उसके बाद संविधान का ही नंबर है आपका। तो फिर एक बार देखिए, जो ये रिजर्वेशन दिया गया है ये संविदा के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि व्यक्तियों की हैसियत के आधार पर। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से बैकवर्ड हैं या आर्थिक रूप से भी अब आ गया है, इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है ये हैसियत के आधार पर। तो वर्तमान समय की जो हैसियत है वह स्वतंत्रता का द्योतक है, और लोग समाज में किसके लिए लाई गई है? समता या बराबरी। ये निश्चित याद रखिए। तो प्रोफेसर एलन ने रिवर्स गियर में कहा कि समाज जा रहा है पुनः संविदा से किस ओर? हैसियत की ओर। प्रोफेसर एलन पर एक और क्वेश्चन बनता है, यह कमेंट करते हैं जॉन ऑस्टिन पर। तो पहले जॉन ऑस्टिन का देखा जाए नियम। जॉन ऑस्टिन ने कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का क्या है? समादेश। यानी कि संप्रभु है, विधि बनाया, समादेश दिया, आपको समादेश का पालन करना है। यदि आपने समादेश का पालन नहीं किया तो ये जो संप्रभु हैं आप पर सेंशन लगाएगा। सेंशन मतलब अनुशास्ति, आपको दंडित करेगा। तो दो विद्वान प्रोफेसर ऑस्टिन की घोर आलोचना करते हैं। एक प्रोफेसर एलन और एक प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। दो याद रखे कौन कौन? एक प्रोफेसर एलन, एक प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। लिखवाऊंगा मैं, पहले दिमाग में बैठाइए, न आए तो पूछ लीजिए। भाई ऑनलाइन वाले भी हैं, न है तो क्लास के बाद फ़ोन करके पूछ लीजिए। क्लास करते समय आपका बताना संभव नहीं है ऑनलाइन वालों के लिए। और जो यहाँ बैठकर लोग पढ़ रहे हैं वो न आए तो तत्काल पूछिए, ये नहीं कि दिमाग में बैठाए रहिए। कोई संकोच के इतना दूर से आए हैं, संकोच करने के लिए नहीं आए हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आए हैं। न आए तो भाई चाहे सुबह हो शाम हो, कौन क्या कहेगा इसकी बिना परवाह किए न आए तो आप क्वेश्चन पूछिए। वैसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, पता ना क्यों। शाम को भी नहीं पूछ रहे हैं लोग, जबकि आप जब लड़का क्वेश्चन पूछता है तो टीचर पर भी एक दबाव रहता है कि पढ़कर पूरा आए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उठता भी है उससे तो भाई वह बता ले जाए। अब कई जगह पूछना भी होगा तो लोग आप बाद में पूछिए, लिख कर पहले दीजिए कौन क्वेश्चन पूछेंगे। कई जगह पूछने नहीं दिया जाता। यहाँ तो इतनी खुली छूट है कि आप जब चाहें तब पूछिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता आपका। फिर एक बार देखिए, दो विद्वान अटैक करते हैं, कोटेशन पूछा गया है एक का भी नहीं पूछा गया। किसने कहा कि जो ऑस्टिन है ये विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है? तो प्रोफेसर एलन। ताड़ को पाल्म कहा जाता है ना, पाम, पाम ट्री। ताड़ सुनिए कि नहीं आप? पाम सुनिए कभी? ताड़ी जानती हैं? कबीरदास का दोहा देखिए आपका, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी तो समझिए कि केवल दोहा ही पढ़ेंगे, केवल पंचौरा, केवल
आपका पंचौरा सुनेंगे कि उसका मतलब भी समझेंगे। तो आप इसका मतलब बताइए क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े आदमी हुए तो क्या हुआ, बड़े आदमी होकर आपने तो समाज की कुछ सेवा ही नहीं की। आपका जिस प्रकार आपका माने तरकु वृक्ष होता है खजूर का, बहुत लंबा होता है, फल ऊपर लगता है, पत्ते भी छोटे होते हैं, न नीचे का आदमी फल खा पाएगा न छाया ले पाएगा, तो आपका भी जीवन बेकार है। समाज में आए हैं धरती पर तो कुछ अच्छे कार्य करिए। इसका मतलब अब प्रोफेसर एलन पर आइए। आपका जो ये आस्टीन है, ये विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। ताड़ भी बता दिया जाए। ताड़ मतलब ताड़ी का वृक्ष गाँवों में। ताड़ी इसे यही ताड़ी का मौसम है। ताड़ी लोग पीते हैं, खट्टा होता है, हम भी पिए हैं कई बार इसमें भाई गांव में थोड़ा खट्टा होता है, माठा जैसा होता है। तो जो पिया रहेगा वही तो स्वाद बताएगा ये मट्ठा जैसा होता है, नशा करता है थोड़ा, इसमें शक नहीं है। तो ताड़ी का वृक्ष देखेंगे तो बहुत लंबा होता है और एकदम ऊपर आपका माने बांधा जाता है लबनी, यानी कि वही मटका, उसी में आपका गिरता है रात भर दिन भर, फिर एक आदमी चढ़ता है उतारता है। तो यानी कि ताड़ का वृक्ष कहने का मतलब आपका प्रोफेसर एलन का यह हुआ कि बहुत डींग हाँकना, यानी कि आस्टीन बहुत डींग हाँकते हैं, लेकिन धरातल पर उनका प्रभाव कुछ दिखाई, यानी कि ये संप्रभु ये विधि ये समादेश, जबकि धरातल पर कुछ दिखाई, जैसे मोदी जी खूब डींग हाँक रहे थे लेकिन धरातल पर कोई कुछ दिखाई रोजगार नहीं दिया। अंत में कहना पड़ा कि पकौड़ा बेचो, यह भी तो रोजगार है। थाली और ताली पीटो, इससे भी रोजगार क्या होगा, आएगा। भाई यही तो कहे कि आप क्या बेचिए, पकौड़ा, ये भी रोजगार है। तो इसी मैंने बहुत बड़ी बातें कह दी गई, लेकिन उन बातों को धरातल पर लागू, धरातल पर जीरो हो गया। तो सरकार योजना बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी योजनाएं चलती हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं लागू करने वाले, वही बदमाशी करके धरातल पर योजना लागू ही नहीं होने देते। अगला देखिए, दूसरा आलोचना आस्टीन की प्रोफेसर H.L.A. हार्ट करते हैं। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट कहते हैं कि आस्टीन की विधि तो बंदूकधारियों की विधि है, डकैतों की विधि है, लुटेरों की विधि है। जैसे एक एक लुटेरा आया, पिस्टल सटा दिया, कहा कि सब पर्स वर्स निकाल दो पैसा, नहीं तो तुरंत क्या करेंगे, जान से मार देंगे। उसी प्रकार ये आस्टीन है, संप्रभु ने कानून बनाया, पालन करिए, नहीं तो संप्रभु आपको जेल भेज देगा, माने दंड देगा। अगला देखा जाए, सर हेनरी मेन भी हो गए। आपका इसी में प्रोफेसर एलन का कोटेशन, ताड़ का वृक्ष जैसे ही आए कौन मारना है, एलन, और बंदूकधारियों की विधि आ जाए तो हार्ट। अगला देखिए, अब रास्को पाउंड पर आ जाया जाए रास्को पाउंड ने आपका सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया। सामाजिक समेकता या सामाजिक यांत्रिकी या सामाजिक अभियांत्रिकी, इंग्लिश में सोशल इंजीनियरिंग देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि समाज में व्यक्तियों के हित होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का हित अलग अलग होता है, हितों में टकराव लाजमी है, अतः कानून ऐसा बनाया जाए जो लोगों के हितों के टकराव को कम करे और समाज में भलाई करे, यानी कि लोगों का कानून क्या करे,
कल्याण। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो ये सोसाइटी हैं, जो ये समाज हैं, ये राज्य या सरकार से कुछ अपेक्षा करता है। जन समाज कुछ क्या करता है? अपेक्षा। 8 अपेक्षाएं इन्होंने बताई हैं। आपका वो बाद में बताया जाएगा। इसमें पेंशन की भी अपेक्षा है। अर्थात रास्को पाउंड ये कहते हैं कि समाज ये आशा करता है कि बुढ़ापे में हमें पेंशन मिलेगी। तो जो पेंशन का सिद्धांत है, यह रास्को पाउंड के सिद्धांत से ही जुड़ा है और रास्को पाउंड ने इसे बताया कि पेंशन का सिद्धांत भी आपका सामाजिक हित ही है कि बुढ़ापे में हमारी क्या की जाएगी? सरकार द्वारा रक्षा। और सरकार ने पेंशन ही समाप्त कर दिया। क्या कर दिया सरकार ने? तो फिर अब विपक्षियों को मौका मिला है। कई राज्य बहाल भी कर रहे हैं। विपक्षियों को मौका मिला है, यही समय है आपका आंदोलन करके और पेंशन को क्या करवाने का? बहाल। तो रास्को पाउंड, अब इनका सिद्धांत देखिए दूसरे एंगल से। ये बताते हैं कि जिस प्रकार, अब नदी के किनारे का उदाहरण ये देते हैं। नदी का उदाहरण देखिए। एक नदी है, दोनों किनारों पर लोग रहते हैं। नदी के कारण एक दूसरे से मेल मिलाप करना मुश्किल है। एक इंजीनियर आया, आपका सरिया, सीमेंट, बालू, ईंटा लगाकर और नदी के ऊपर पुल बना दिया, जिससे कि दोनों गांवों के लोगों को आसानी से मिलने जुलने का क्या हो गया? माने मिलना जुलना हो गया। तो इंजीनियर ने क्या किया कि जो हित दूर दूर थे, नदी के इस किनारे ये, किनारे वो, पुल बनाकर उसने क्या किया? हितों को दूर किया कि कम किया टकराव को? और जैसे ही कम किया, दोनों किनारों के लोग एक दूसरे से क्या हुए? घुलने मिलने लगे। उसी प्रकार कानून होता है। समाज में व्यक्ति रहते हैं, उनका हित होता है, हितों में टकराव लाजमी है। तो कानून ऐसा बनाओ जिससे कि हितों का टकराव क्या हो? कम। अब आइए हित का टकराव कराइए, 2-3 कराइए हित का टकराव। पहले राजनीति में पूछा जाता है, उसके बाद कानूनी भाषा में देखा जाए। हमने एक बार उदाहरण भी बताया था शुरुआती दौर में भूमिका में, आपका मायावती जी का। आप मायावती जी इस बार देख ही रहे हैं, डर गई, प्रचार भी ज़्यादा नहीं की। और उनका जो भतीजा था आकाश, जैसे ही पहला मीटिंग किया, आग उगल दिया। तो डरवा दिए भाजपा वाले कि ज़्यादा बोलोगे तो हम कहाँ भेजवा देंगे तुम्हें? जेल। तो मायावती जी ने तुरंत हटाया उसे और कहा कि प्रचार न करिए, आप शांत रहिए, नहीं तो मैं कहाँ चली जाऊंगी? जेल। तो डर गई, एक सीट भी नहीं पाई। अगर ऐसा हालात रहे तो जो और वोटर हैं वो भी यहाँ से भाग जाएंगे और जो एक रावण है, अब वो आपका इनका मने इनकी पार्टी का वोट वो पाएगा, जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। जीता भी है भाई नगीना से और सांसद बन गया है। यानी कि आपका मैंने इस बार कुछ ऐसे ऐसे लोग जीत गए हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अमृतपाल हुआ, देशद्रोह में बंद है, रासुका लगा है, 1 साल के लिए बढ़ भी गया, फिर भी वह क्या हुआ? पंजाब से। तो बहुत खतरनाक इस समय 2 राज्य हो गए हैं आपका, ड्रग्स के मामले में, हत्या के मामले में, माफिया के मामले में पंजाब और हरियाणा। सुरक्षा के भी मामले में पंजाब से ज़्यादा माने भारत विरोधी कश्मीर के बाद पंजाब का ही नंबर है। तभी तो भारत का विरोध और खालिस्तान का समर्थक क्या हुआ? जीत गया। भाजपा सीट ही नहीं पा पाई।
तो सबसे खतरनाक राज्य पंजाब इस समय बना हुआ है। सरकार भी आम आदमी पार्टी की है लुंज पुंज, यानी कि कड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में सिद्धांत चल रहे थे, ये सिद्धांत आपका डिटेल में हमें आगे पढ़ना भी है, यानी कि अभी जूरिस्प्रूडेंस शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ छांट छांट के आपका जो क्रीम बातें हैं, जो मूल मूल बातें हैं वे बताई जा रही है। अभी शुरू करने में हमें लगता है कि सोमवार से ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका विद्वान किस विचारधारा से है उनकी किताब बताना है, फिर आपका किस विद्वान ने जूरिस्प्रूडेंस को कितने भागों में बांटा, फिर लॉ की परिभाषा, अभी 4-5 पॉइंट बचा है, तब जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा से शुरू किया जाना है। तो अभी 1-2 लेक्चर आपका मान के चलिए कि सामान्य बातों में लगेगा। अभी जूरिस्प्रूडेंस लीगल तौर पे आपका यानी कि शुरू नहीं हुआ, अभी सामान्य बातें ही चल रही हैं। लेकिन आज सिद्धांत आपका समाप्त कर दिया जाए, जितने मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं आइए देखा जाए। देखिए कौन बताया जा रहा था, रास्को पाउंड। रास्को पाउंड का उदाहरण आपका बताया जा रहा था, हमने एक नदी का उदाहरण बताया। इसके बाद आपका जो दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं राजनीति का, मैंने नदी का उदाहरण तो रास्को पाउंड ने दिया ही है। एक राजनीति का उदाहरण, जो भारत में लोअर क्लास है अपर क्लास है, इनके हितों में टकराव है, और ऐसी कंडीशन में मायावती जी ने दोनों वर्गों को एक साथ ला दिया, और जब एक साथ ला दिया तो दोनों लोगों ने मिलकर मायावती जी को वोट दिया, और जब वोट दिया तो इसी मुख्यमंत्री वो बन गई। इसी को कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग था, जो दलित वर्ग था, इन दोनों को एक प्लेटफार्म पर लाया मायावती जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर इनको वोट दिया, दोनों के हित जो विपरीत थे टकराव को कम किया और आपका सत्ता पाली। तो पूछा जाता है इसी को कि सोशल इंजीनियरिंग, इसी को कहा जाता है कि समाज के हितों का टकराव को क्या करिए, लेकिन जो ये ब्राह्मण वर्ग हैं भाई कोई नाराज न हो, ये हैं लालची किस्म का, और मलाईदार परत लेकर भाग गया, और बेचारे जो SC ST के लोग थे वो केवल दही पाते थे, और मलाई छाली कौन खा लेता था, ब्राह्मण वर्ग। तो ऐसी दशा में हितों का टकराव फिर शुरू हो गया, और अगली बार ये सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं आई, और ब्राह्मण वर्ग भाजपा की ओर चला गया। इस बार यूपी में जाति के आधार पर ज़्यादा वोट पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार आपका अखिलेश जी ने ये काम जरूर किया कि जिस जाति के वोटर जिस जिले में ज़्यादा थे उसी जाति के लोगों को उन्होंने टिकट दिया, उसका फायदा भी मिला। मैंने बलिया हमारे ज़िले में भी यही किया उन्होंने, कि जो अब इसका फायदा ये मिला कि मुस्लिम वर्ग ने वोट दिया, यादव वर्ग ने वोट दिया, और जिस जाति का प्रत्याशी था उस जाति के ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया, तो सपा ज़्यादा सीट जीत गई, इसमें शक नहीं है। ये दिमाग लगाया आपका अखिलेश जी ने, इसमें कोई शक नहीं है। और देख ही रहे चेहरा इस समय खिल जा रहा है पप्पू का भी, यानी कि दोनों क्या लड़कों का, लड़के ही कहिए यूपी के दोनों लड़कों का। तो ये रहा रास्को पाउंड का क्या सोशल इंजीनियरिंग। एक और आप कानून में देख सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग का एक और उदाहरण ये है कि आपका SC ST एक्ट का उदाहरण आप देख सकते हैं। SC ST एक्ट की में आपका नियम ये था कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के गिरफ्तार किया जाएगा, अगर FIR हुआ है तो किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी,
गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिलेगी, ये नियम था। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को रद्द किया। SC ST के लोग आंदोलन किए, आंदोलन से सरकार झुकी। SC ST एक्ट में संशोधन किया गया। जब संशोधन किया गया तो ये जो अपर वर्ग है आपका भाजपा से नाराज हो गया। तो भाई सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए 10% लाली पाप दिया गया कि जो आपका सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके 10% लोगों को क्या दिया जाएगा, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन। तो आरक्षण की सीमा 60% हो गई, क्योंकि 50 पहले से 10 ये, और विकलांग दिव्यांग इत्यादि फ्रीडम फाइटर लेते हुए वो 65% हो ही जाती हैं। यानी कि अब जनरल के लिए मात्र आपका 30 से 35% सीटें ही बची हैं। जनरल क्या सभी उसमें फाइट करेंगे, यानी कि सभी लोग फाइट करेंगे 35 में, अन्य लोग अपनी कैटेगरी में करेंगे। ये वर्तमान नियम है आपका। जैसे बिहार में आया तो 50-60% की सीमा भी क्रॉस हो गई, तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। मैं बताया भी था कि आपका मैंने ज़्यादा चांस मैं बताया था कि भले बिहार सरकार चुनाव के कारण आरक्षण की सीमा को 70% कर दी हो, लेकिन हाई कोर्ट में टिकना ये नियम मुश्किल है। तो पटना हाई कोर्ट ने इसे अवैध और क्या मान लिया, असंवैधानिक, और ये तो समता के अधिकार का क्या है, उल्लंघन। अब फिर चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जो वहां से होगा वहीं मान्य होगा। हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये सोशल इंजन, हाँ देखिए लास्ट में तब आगे बढ़ा जाए तो 10% लाली पाप दिया गया, यानी कि भरमाने के लिए। और ये जो उच्च वर्ग है भारत में 10% पर ही मान गया और भाजपा के खेमे में आ गया। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। SC ST एक्ट में संशोधन करके उनको खुश कर दिया गया और 10% देकर किसको, बड़े लोगों को। तो ऐसी दशा में दोनों हाथ में क्या आ गए, लड्डू। तो बताइए सोशल इंजीनियरिंग का पालन किया गया कि नहीं। यही उदाहरण आपको किताब में नहीं मिलेंगे। किताब में भाई तो लिखा ही है, लेकिन उसको कैसे समझाया जाए, समझा जाए, ये तरीका किताब में नहीं मिलेगा। किताब पढ़कर कोई चाहे कि हम समझ लें ये सब कंसेप्ट, तो पूरी जब किताब पढ़ेंगे तब ये सब कंसेप्ट बनाने में भी समय लगेगा। तो अगला देखिए, रास्को पाउंड हो गया सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत। अगला देखिए डिग्वी या डिविगिट, डिग्वी महोदय का देखिए। डिग्वी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे हम कहते हैं सोशल सोलिडरिटी। इंग्लिश वर्जन याद रखिए, सोशल सोलिड। किताब अभी ना खोलिए भाई, किताब में नहीं मिलेगा, जब किताब में पढ़ाया जाएगा तब। अभी सोमवार से किताब से मिलेगा, वो पूरा किताब को मथा जा रहा है। अब कोई चाहे कि ये कहाँ है, तो अब भिन्न भिन्न जगहों पर ये बिखरा है। ये जो मैं बता रहा हूँ फिर मैं बता दूँ, ये पूरी जो किताब में बिखरा हुआ सिद्धांत है उसको हम एक जगह क्या कर रहे हैं, एकत्रित। तो अगर किताब में खोजने लगे तो नए लोग खोजते ही रह जाएंगे। किताब में आपका सोमवार से काम करेगी, अभी नहीं। मैंने सोमवार से जब सीरियल वाइज चलेगा तब आप किताब लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। न समझ में आए तब बताइए। आइए, सोशल सोलिडरिटी का मतलब क्या हुआ, हिंदी में भी याद रखिएगा। सामाजिक एकता, सामाजिक समेकता या परस्पर निर्भरता या अन्योन्याश्रिता। अन्योन्याश्रिता का मतलब हुआ एक दूसरे पर निर्भर होना। तो एक दूसरे पर क्या निर्भर होना। तो बताइए आप लोग, भाई जो स्टूडेंट हैं कमा नहीं रहा है तो माँ बाप की कमाई पर निर्भर हैं, भाई की कमाई पर निर्भर हैं। पति पढ़ रहा है तो कई जगह पत्नियां पढ़ा रही हैं।
और पत्नी पढ़ रही हैं तो कई जगह ससुर सास या माता पिता, माता पिता ही पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, भले ससुर पैसा ना दे आपका, या पति पैसा दे रहा है, तो ये निर्भरता हुई। तो डिगवी महोदय ये कहते हैं कि आपका जो ये समाज है इसमें श्रम का विभाजन है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता और एक दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जो ये आपस में निर्भरता है यही कानून है। तो कैसे निर्भरता है बताइए। आप पढ़ रहे हैं, भोजन की आवश्यकता अनाज की पड़ेगी तो आप किससे अनाज खरीदेंगे? किसान से। किसान को दवाई चाहिए तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। किसान को आपका माने आपका हंसिया चाहिए, फावड़ा चाहिए तो टंगार चाहिए। टंगार माने कुल्हाड़ी, यहाँ इलाहाबाद में टंगारी कहा जाता है, एक्स। कुल्हाड़ी की कहानी भी सुने होंगे। कुल्हाड़ी चाहिए तो कहाँ जाएगा आपका? लुहार के पास। तो बताइए क्या, हाँ, कुर्सी बनाना हो तो बढ़ई के पास, आपका मकान बनाना हो तो इंजीनियर के पास, पुल बनाना हो तो इंजीनियर के पास। तो क्या कोई एक आदमी अपना सभी कार्य कर सकता है? तो नहीं कर सकता। तो समाज एक दूसरे पर क्या है, और वहीं सोशल सॉलिडिरिटी है, वहीं कानून बन जाता है। जैसे समाज एक दूसरे पर निर्भर रहता है वैसा ही क्या बन जाता है? कानून। डिगवी की एक और बात खासियत है, पूछा भी गया है कि किसने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दिया, ड्यूटी पर आधारित व्यवस्था दिया। तो वह प्रोफेसर डिगवी थे। अब आइए इसमें आगस्ट काम्टे और डिगवी दो विद्वानों का कोटेशन देखना है। यहाँ से भी जे में कई बार क्वेश्चन बना है। व्यक्ति का केवल एक अधिकार है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, अधिकार की मांग न करे। ये सर्वप्रथम पूछे तो आगस्ट काम्टे मारिएगा, लेकिन बार बार इसको कौन दोहराया कि आप अपना कर्तव्य करिए, अधिकार की मांग न करिए? डिगवी। तो क्वेश्चन ये आया था कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, ये किसने कहा? तो डिगवी और आगस्ट काम्टे दोनों ऑप्शन आया था। आयोग ने डिगवी माना। अब डिगवी क्यों माना आयोग ने? क्योंकि डिगवी ने बार बार ये बात बताई। ठीक है, विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आयोग ने डिगवी माना। क्यों माना? क्योंकि बार बार इन्होंने बताया। साल पेपर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन प्रथम बार किसने कहा? तब तो भाई आपका समस्या आ जाएगी। किसने कहा? आगस्ट काम्टे। यानी कि हम केवल अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, मूल अधिकार की मांग, ये कहाँ से संभव है? क्योंकि केवल कर्तव्य हम करें और अधिकार हमारा न हो। लेकिन आपका विद्वान है, बताते हैं। तो भारत में बताइए, केवल हम कर्तव्य का पालन करेंगे कि हमारा मूल अधिकार भी है? तो डिगवी का कोटेशन भारत में विफल मारता है कि सफल होता है? विफल। क्यों? क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार भी है, विधिक अधिकार भी है। और डिगवी कहते हैं कि केवल कर्तव्य का पालन करो, केवल पढ़ते रहो, भले पेपर लीक हो जाए। ये क्या हमारा अधिकार है कि लीक हो गया तो दोबारा री एग्जाम क्या किया जाए? डिगवी के बाद आ जाइए आपका प्रोफेसर HLA हार्ट देखा जाए। प्रोफेसर HLA हार्ट पर पिछली बार यूपीजे में 2 क्वेश्चन बनाया गया। आपका बताएंगे हम आगे डिटेल में। 2 क्वेश्चन इन पर बना था, कोटेशन बना था। तो विधि और नैतिकता, लॉ एंड मोरालिटी के बारे में आपका जो सिद्धांत दिया गया वह प्रोफेसर HLA हार्ट द्वारा दिया गया।
पहला नियम। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, विधि और नैतिकता के बीच विवाद किनके बीच है? तो याद रखिएगा, मैं लिखवा दूंगा, हार्ट और फूलर। हार्ट फूलर का विवाद किससे संबंधित है? मॉडल बन गया, विधि और नैतिकता। तो नैतिकता क्या है, विधि क्या है, दोनों में अंतर क्या है? आइए एक उदाहरण से समझिए। आपका एक अंधा कुएं की ओर जा रहा है और आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि वह कुएं में गिरकर मर जाए। तो कानून क्या कहता है कि आप नहीं भी उसको बचाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोरालिटी क्या कहती है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अंधे को कुएं में गिरने से क्या करिए, बचाइए। भिखारी पर उदाहरण पूछा गया था एपीओ में भी इस पर। एक भिखारी आपके दरवाजे पर आया, 4 महीनों से भूखा है, आपने भीख नहीं दिया, आपके ही दरवाजे पर दम तोड़ दिया। तो ये आपका, आपने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि भीख देना देना आपका विधिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन नैतिक कर्तव्य है कि कोई भूखा है तो उसकी जान बचाने के लिए आप क्या करिए? भाई कह सकते हैं कि आपका खाना दे दीजिए। वैसे भी आजकल ज़्यादा भिखमंग हैं, आपका रंगा सियार हैं। रंगा सावधान रहना है, ट्रेन से लेकर एक तो खूब पट्टी उट्टी बांध लेंगे सिर से लेकर हाथ तक, और उसमें आलता लगा लेंगे, कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, दे दो बाहुआ, दे दो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया। अब 1 रुपया नहीं कोई ले रहा है, या तो 5 या 10। उसके बाद ज़्यादा बोलेंगे तो भीड़ भी जाएंगे ट्रेन में ही। फिर आपका दूसरे प्रकार के आते हैं, आँख वाले। आँख एकदम ऐसे ऊपर कर देंगे और आपको लगेगा कि ये तो अंधा है, ऐसे ही टोते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। जैसे आपका फिल्मों में चलते हैं आपका कि मैं अंधा हूँ और आपका अंधा हूँ, जैसे ही वसूल लेंगे, जैसे ही उतरेंगे तुरंत अपना खटाखट आँख उसकी सही हो जाएगी और खटाखट खटाखट चटाचट क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। आपका जैसे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, तो उसमें भी यही दिखाया है कि अंधे का क्या किया जाता है, एक्टिंग। तो फिर एक बार हमने ये बताया, आगे डिटेल में तो चलेगा ही, कि विधि और नैतिकता के बारे में जो विवाद है कि कानून में मोरालिटी होनी चाहिए कि नहीं, कि क्या कानून नैतिकता से एकदम अलग हो, इस बारे में विवाद किसके बीच है? हार्ट और फूलर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला देखिए, इहरिंग महोदय। इहरिंग महोदय ने आपका सामाजिक उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, सोशल यूटिलिटी। सामाजिक उपयोगितावाद। प्रोफेसर रूडोल्फ वान इहरिंग समाजशास्त्रीय विचारधारा के पिता थे। इन्होंने हितों का सिद्धांत दिया, इंटरेस्ट थ्योरी। यानी कि सबसे पहले इहरिंग ने ही बताया कि समाज में व्यक्ति होते हैं, उनके हित होते हैं, हितों में टकराव लाजमी है, अतः कानून ऐसा बनाया जाए कि हितों के टकराव को बढ़ाए कि कम करे, और जैसे ही कम होगा समाज की भलाई होगी कि बुराई। तो हितों का सिद्धांत किसने दिया? इहरिंग ने। समाजशास्त्री विचारधारा का पिता या फादर कौन था प्रतिपादक? इहरिंग। और हितों की व्यापक व्याख्या जैसे ही पूछे, माने वाइड, विस्तृत, तो इहरिंग नहीं मारना है। इसका चेला एक कदम आगे था, रास्को पाउंड। तो हितों की व्यापक व्याख्या पूछे तो रास्को पाउंड, हितों की व्याख्या पूछे तो इहरिंग। व्यापक याद रखिए, आपका व्यापक पूछ ले, अभी लिखवाएंगे हम, व्यापक पूछे तो क्या मारेंगे? रास्को पाउंड। अगला देखिए, इहरलिच।
इहरलिच का देखिए, इहरलिच ने लिविंग लॉ, ये भी खूब पूछा जाता है, लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। इहरलिच इहरलिच ने लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। जीवित विधि, सजीव विधि, जिंदा विधि। तो मैं एविडेंस में कई बार बता चुका हूं कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ कितने का, 1.25 लाख। या तो बताइए जिंदा हाथी मतलब कि कौन सा साक्ष्य, मौखिक, और मरा हुआ हाथी मने दस्तावेजी। तो जो मैं मुख से बोल रहा हूँ इसकी कीमत ज्यादा है कि जो आप लोग लिख रहे हैं इसकी। क्यों उसकी कीमत ज्यादा है? क्योंकि उसमें अस्थायित्व है। उसमें क्या है? अस्थायित्व। यही समझना है बातें। देखिए सबसे अच्छा तरीका कानून का यही है कि एकदम गवारू भाषा या आसान भाषा में आप पहले समझिए, उसके बाद लीगल भाषा में समझिए, तब जाके दिमाग में फिट हो जाएगा, जीवन भर भूलेगा नहीं। तो फिर एक बार देखिए, लिविंग लॉ, लिविंग लॉ मतलब सजीव विधि, सजीव विधि मतलब जीवित विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका इहरलिच ने। अब इहरलिच क्या कहते हैं देखिए, विधि लोगों का जीवंत कानून है। तो जीवंत कानून का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में समाज के लोग, भूतकाल में नहीं, जैसे ही भूतकाल में चले जाते तो ऐतिहासिक हो जाएगा, वर्तमान समय में जिस प्रकार लोग आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शन या संव्यवहार या व्यवहार करते हैं, उस प्रकार का क्या बन जाता है? कानून। और उसी को क्या कहते हैं? जीती जागती विधि। जैसे व्यापारी लेन देन कर रहे हैं, वकील आपका कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, यही कानून है। भूतकाल में न जाइए, किसमें रहिए? वर्तमान में। अगला देखिए, इहरलिच के बाद सेवनी आ जाइए। सेवनी का खूब पूछा जाता है। सेवनी महोदय ने आपका ये, हाँ सेवनी के बारे में हल्का सा जान लीजिए। सेवनी ऐतिहासिक विचारधारा के फादर या पिता माने जाते हैं। सेवनी ने, ये जर्मनी के थे और जर्मनी में इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को जन्म दिया और कहा कि जो प्रथाएं होती हैं, ये जो रूढ़ियां होती हैं, वही प्रथा और रूढ़ क्या मानी जाती हैं? कानून। ये कौन बता रहा है? सेवनी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, ओक जिस्ट। ओक जिस्ट लिखवाएंगे हम। ओक जिस्ट का मतलब आपका हुआ, देखिए लिविंग लॉ भाई एक लोगों को कम समझ में आया, फिर बता दिया जाए। लिविंग लॉ का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में मनुष्य आपस में या जो समूह है, जैसे आपका डॉक्टर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, आपस में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन कर रहा है, किस प्रकार से भूतकाल में नहीं, वर्तमान काल में किस प्रकार से आचरण कर रहा है, वही आचरण ही कानून है। और वही आचरण लोगों का जीवंत कानून है। इसी को इहरलिच क्या कहते हैं? लिविंग लॉ। अगला देखिए, इसके बाद सेवनी का आया जाए। सेवनी ने ओकजिस्ट का सिद्धांत दिया। नाम थोड़ा 4-5 नाम है। ओकजिस्ट को हम कहते हैं लोक चेतना, राष्ट्रीय भावना। फिर एक बार नाम याद रखिए, लोक चेतना का सिद्धांत, राष्ट्रीय भावना का सिद्धांत, जन चेतना का सिद्धांत, अंतर चेतना का सिद्धांत। ये किसने दिया? आपका सेवनी ने। तो लोक चेतना कैसे आएगी पहले समझिए, तब उदाहरण दिया जाए। लोक चेतना या ओकजिस्ट, ओकजिस्ट को हम कहते हैं
नेशनल स्पिरिट। नेशनल स्पिरिट का मतलब हुआ राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय भावना कैसे आएगी? पहले आप देखिए, आपका राजनीतिक उदाहरण और फिर कानूनी उदाहरण। पहले राजनीतिक देखिए, जैसे कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अमेरिका में ये कहा कि जो अमेरिका में नौकरियां हैं, संसाधन हैं, हम नियम बनाएंगे कि पहला अधिकार अमेरिका वालों का होगा, उसके बाद बाहरी लोग आएंगे। यानी कि उन्होंने अमेरिका वालों की जो राष्ट्रीय भावना थी, नेशनल स्पिरिट, याद रखिए क्या कहा जाता है, नेशनल स्पिरिट को भड़काया। बहुत खतरनाक होती है नेशनल स्पिरिट, लेकिन ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि ये जो नेशनल स्पिरिट है, ये पेट की जो आपका पेट की आग है, इसको नहीं पूरा कर पाती। लोगों ने ट्रंप को वोट दिया, जीत गए, लेकिन अगली बार इनका नेशनल स्पिरिट काम नहीं कर पाया। भारत में आ जाइए, भारत में भी आपका कह सकते हैं कि आपका मोदी जी देखिए 2014 का भाषण देखिए थोड़ा, यानी कि 2014 का अगर आप भाषण पर गौर करिए तो उनके भाषण को देखेंगे तो हमेशा पाकिस्तान पर अटैक करते थे और कहते थे कि एक सिर के बदले कितना हम सिर लाएंगे, 10। भाई कहते थे पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। ये कांग्रेस की सरकार नपुंसक है, ये कुछ नहीं कर पा रही है। सैनिकों को गोली चलाने के लिए भी दिल्ली से क्या करना पड़ता है, आर्डर लेना पड़ता है। तो अब फ्री हैंड दिया गया है, यानी कि वहाँ सैनिकों को अब आर्डर की आवश्यकता नहीं है। अगर उधर से गोली एक आए तो इधर से 10 गोली मारो। तो पाकिस्तान थर्रा गया, और जब थर्रा गया तो कांपने लगा, यानी कि मोदी जी की भाषा में आकर कहा कि हाय हाय हाय, अब हम गोली नहीं चलाएंगे। तो गोली न चलाने का समझौता हुआ और बॉर्डर पर अब गोली नहीं चलती, बस तार काट के भेजते हैं आतंकवादी कि जाओ इधर से घुस जाओ। आपका बॉर्डर से अब क्या करते हैं, अब गोली 2 साल से नहीं चल रही है बॉर्डर पर, क्योंकि अब एक गोली चलाते थे तो इतना गोलियां इधर से चल जाती थी कि कांप जाते थे। और ये भी समस्या है कि पाकिस्तान अगर भारत के बॉर्डर की ओर ही रखेगा तो उधर भी तो खतरा ज़्यादा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर उसे खतरा इस समय ज़्यादा है, वहीं से उसके देश में आतंकवादी क्या कर रहे हैं, प्रवेश। तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, नेशनल स्पिरिट इन्होंने भड़काया और भड़का कर जनता का वोट लिया, इसमें कोई शक नहीं है। और पीएम बन गए, तीसरी बार भी बन गए, इस बार भी भड़काए, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता। अब धीरे धीरे ये प्रभाव क्या हो गया है, तो इस बार क्या भड़काए, कांग्रेस के और एक दो नेता कह दिए कि पाकिस्तान के पास पौवा पौवा का एटम बम है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। तो पीएम ने कहा कि नहीं पहनी है तो पहना देंगे, यानी कि चूड़ी क्या करेंगे, पहना देंगे। कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, भीख लायक भी नहीं छोड़ेंगे। चूड़ी नहीं पहना है तो क्या करेंगे, हम उनको चूड़ी पहना देंगे। बहुत पाकिस्तान में विरोध हुआ आपका इसमें, मैंने अभी भी आपका पाकिस्तान कह रहा है कि हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, शांति समझौता, समझौते के लिए तैयार हो गया है। मैंने जबरदस्ती शांति के लिए, समझौते के लिए क्या हो रहा है, तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, तो हम ये बता रहे थे कि जब किसी देश के लोग एक विषय के बारे में एक जैसा आचरण दर्शाने लगें, एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो वह जो उनका व्यवहार है जब पूरे देश में एक समान हो जाएगा तो लोगों में उस बात को लेकर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ओकजिस्ट या नेशनल स्पिरिट या राष्ट्रीय भावना। और जैसे ही राष्ट्रीय भावना जन्म लेगी, ये लोक चेतना आ गई,
यानी कि जो सोए थे लोग उनमें क्या आ गई, चेतना, जाग गए। एक उदाहरण देखिए लीगल। 7 स्टेप देखा जाए, सप्तपदी। जैसे कि हिंदू विधि में जब पूरे भारत में हिंदू 7 स्टेप यानी कि पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हुए आपका विवाह करने लगे तो ये माना जाएगा कि इस परंपरा के बारे में पूरे भारत में क्या हो गई, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना आ गई। यानी कि आपका ये कौन बता रहे हैं, सेवनी। आगे डिटेल में बताया जाएगा, वो तो अभी भाई सिद्धांत है। अगला देखिए, सेवनी के बाद आपका जो पढ़ना है ये स्टेमलर, स्टेमलर का सिद्धांत देखिए, नोट्स में है भी नहीं, उसको इसीलिए लिखवाना पड़ेगा। देखिए स्टेमलर, स्टेमलर, एक सेकंड देख लें भाई, गलत। ठीक है, स्टेमलर, स्टेमलर महोदय क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि से रिलेटेड हैं। ये कहते हैं परिवर्ती अवयवी विधि का सिद्धांत, यानी कि प्राकृतिक विधि का परिवर्ती अवयवी विधि का सिद्धांत। इनका सिद्धांत आपका इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि प्राकृतिक विधि का परिवर्तनीय सिद्धांत, प्राकृतिक विधि का परिवर्तनीय सिद्धांत इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल ला विद वेरिएबल कंटेंट, नेचुरल ला विद वेरिएबल कंटेंट, यानी कि प्राकृतिक विधि का परिवर्ती अवयवी सिद्धांत। अभी सिद्धांत को लिखवाएंगे, लिखवाते समय बोर्ड पर लिखवा देंगे। इस सिद्धांत को समझिए, स्टेमलर ने दिया, ये बताते हैं कि प्राकृतिक विधि स्थिर नहीं रहती, जैसे जैसे समाज का विकास होता है प्राकृतिक विधि भी अपना रूप रंग उस अनुसार क्या करती है, बदलती रहती है। प्राकृतिक विधि कभी भी एक समान नहीं रही। तो भाई उदाहरण देखिए, तो हमने बताया था कि प्राकृतिक विचारधारा वाले शुरुआती दौर में क्या माने कि भगवान कानून बनाता है, अल्लाह ने कुरान बना दिया, भगवान ने हिंदू ला में श्रुति स्मृति वेद बना दिया, भगवान ने बाइबिल बना दिया ईसाई ला में, इत्यादि, माने इत्यादि। लेकिन आपका स्टेमलर मानते हैं कि जैसे जैसे समय का क्या होगा, विकास, प्राकृतिक विधि की अवधारणा में भी बदलाव होगा। और वर्तमान समय में नियम है, प्रकृति के नियम ये हैं कि प्रकृति के नियमों के अनुसार आप न्याय करिए। और प्रकृति का नियम क्या है, 3 नियम हम लगातार बताते हैं, जो एडी ला में एक हफ्ता पढ़ा जाता है। कौन कौन सा नियम हम लगातार बताते हैं, पहला कौन सा है, आडि अल्ट्रम पर्टम, दूसरे पक्षकार को सुनो, दूसरा कौन सा है, रूल अगेंस्ट बायस, और तीसरा रीजन डिसीजन। स्टेमलर, तो भाई बदला कि नहीं प्राकृतिक विधि का, बताइए नियम। पहले भगवान को ही मानते थे, अब क्या हो गया, 3 नियमों को मानते हैं। अगला देखिए, इसके बाद आपका सामंड का सिद्धांत देखा जाए। सामंड में आपका 2 पॉइंट याद रखना है। 2 पॉइंट आपको ये याद रखना है
कि सबसे पहले सामंड ने दंड का सिद्धांत दिया और बताया कि दंड का जो सिद्धांत है वो 5 प्रकार उन्होंने बताया, यानी कि किसी अपराधी को सजा क्यों दी जाए, इसके लिए सामंड महोदय ने 5 उद्देश्य बताए। और आईपीसी में मैं 5 उद्देश्य बताया हूँ और आपका शॉर्टकट में थोड़ा बताया गया, लेकिन जब जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे तो जो 5 सिद्धांत हैं शॉर्टकट में नहीं, उसको अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, व्यापक। तो पिछली बार क्वेश्चन जो में आया था सबसे उत्तम सिद्धांत कौन है, सुधारात्मक। कौन सिद्धांत अपराधियों के प्रति उदारता की बात करता है, सुधारात्मक। तो सामंड पर जो क्वेश्चन बना है, कनकरेंट पजेशन, समवर्ती कब्जे का सिद्धांत किसने दिया, यही यूपीजे में बना है सामंड ने। तो समवर्ती कब्जे का मतलब ये हुआ कि जब एक ही वस्तु पर एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ कब्जा हो। फिर एक बार देखिए, जब एक ही वस्तु पर एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ कब्जा हो, उस कब्जे को हम क्या कहते हैं, समवर्ती। तो आप कहेंगे कि उदाहरण बताया जाए, तो हम बताएंगे हम तो हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण देखिए, ये मालिक हैं, अपने नौकर को 100 रुपया देता है कि जाकर इस 100 रुपया को लो और सब्जी लाओ। उस 100 रुपये पर मालिक का भी कब्जा है, नौकर का भी कब्जा है। नौकर का कब्जा तत्कालिक है और मालिक का दूरवर्ती है। तो नौकर के माध्यम से कौन कब्जा रखा है, मालिक। तो बताइए, एक लोगों का कब्जा हुआ कि 2 लोगों का। तो किसने दिया कि ऐसा हो सकता है, सामान्य। समवर्ती कब्जे का सिद्धांत किसने दिया। अब आइए इसके बाद आपका घोषणात्मक सिद्धांत, ब्लैक स्टोन। घोषणात्मक सिद्धांत, डिक्लेरेटरी थ्योरी। देखिए घोषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है। चलिए, मैं कल ही बताया था आपका यथार्थवादी विचारधारा पर ध्यान दीजिए। जब सामान्यतः न्यायालय विधि का निर्माण नहीं करता बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन करता है, विधि के शब्दों का अर्थ बताता है। तो लेकिन आपका चोरी चोरी चुपके चुपके अर्थ बताते बताते सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कानून भी बना देता है। तो इस पर विवाद है कि न्यायालय विधि की व्याख्या करता है कि विधि बनाता है कि दोनों मार कराइए। पूछा गया जे में सुप्रीम कोर्ट विधि क्या व्याख्या करता है, विधि का निर्माण करता है, दोनों, तो क्या मार कराएंगे, क्योंकि दोनों के समर्थक हैं। तो एक घोषणात्मक सिद्धांत है, एक सृजनात्मक सिद्धांत है। घोषणात्मक सिद्धांत वाले ये कहेंगे कि न्यायालय केवल कानून का अर्थ बताएगा। अर्थ मतलब व्याख्या करेगा, व्याख्या मतलब निर्वचन करेगा, निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन करता है, कानून बनाता। तो इस विचारधारा को घोषणात्मक सिद्धांत कहेंगे। कौन सा। और घोषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ब्लैक स्टोन। एक है सृजनात्मक या आपका निर्माण करना। तो कई विद्वान उसमें है, एक विद्वान नहीं है, बताया जाएगा आगे। जब एक नहीं है प्रतिपादक तो भाई बताना संभव नहीं है। लेकिन सृजनात्मक सिद्धांत वाले बताते हैं कि कानून की केवल व्याख्या न्यायालय नहीं करते, लेकिन व्याख्या करते करते क्या करते हैं, नया कानून भी क्या करते हैं, बना देते हैं। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, सृजनात्मक। घोषणात्मक नहीं, कौन सा। तो
लेकिन कभी भी न्यायालय ये स्वीकार नहीं करेंगे स्पष्ट रूप से कि हम कानून बनाते हैं। इसी पर अटैक किए हैं जर्मी बेंथम और क्या इसको कहें डागला, क्या कहे हैं। अभी बताया गया कि जिस प्रकार एक आदमी कुत्तों के लिए कानून बनाता है, पूछा जाएगा कि क्या तुम कुत्ते के लिए अपने नियम बनाए हो, कहेगा कि हम क्यों कुत्ते के लिए नियम बनाए, कुत्ता थोड़े हैं कि हम कुत्ते के लिए नियम बनाए। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके क्या करता है, नियम बना ही देता है। तो अगला देखा जाए, इसके बाद आपका स्टेमुलर, अब देखा जाए बचा है कि नहीं कुछ सिद्धांत आपका, बचा भी होगा तो आगे आपका। इसके बाद आपका ये कब्जा हित का सिद्धांत हो ही गया, वो भी अलग आपका बताया जाएगा अधिकार में। और व्यक्तित्व में 5 सिद्धांत हैं, वो भी अलग बताना पड़ता है। इस प्रकार लगभग ज़्यादातर सिद्धांत हमने समझा भी दिया और आपका पढ़ा भी दिया। कुछ सिद्धांत बचे कुचे रहेंगे तो पढ़ाते समय आगे डिटेल में चलते रहेंगे। अब आइए, आपका मैंने लिखवाया कल ही जाएगा, 10 मिनट और लेक्चर सुनिए। कल लेक्चर नहीं देकर जितना पढ़ाया गया पूरा लिखवाया जाएगा। हाँ, 10 मिनट और लेक्चर सुनिए ताकि और बातें। अब एक आपका जो बनता है चार्ट बनाना है, वह चार्ट देखिए कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो बनता है कि विचारधारा, फिर प्रतिपादक कौन है और वह किस देश में जन्म ली। तो 5 विचारधाराओं का लिस्ट हम लिखवाएंगे, अभी समझ लीजिए, इसको याद करके जाइएगा। पहली प्राकृतिक विचारधारा हो गई, 5 पहले लिख लिया जाए। दूसरा ऐतिहासिक विचारधारा, तीसरा विश्लेषणात्मक विचारधारा, चौथा समाजशास्त्री विचारधारा और 5वां यथार्थवादी। और भारत में पूछ ले तो संश्लेषणात्मक, यानी कि सेठना कहीं पूछा नहीं गया है। ये 5 विचारधाराएं हैं, पांचों को एकदम क्रम से याद रखिए। पहले एक क्वेश्चन अलग बनाया जाए। अगर ये पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस का जन्म कहाँ हुआ, तो आप रोम मार कर आइएगा, इटली वाला रोम। और अगर पूछे कि नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, तो ग्रीस या यूनान। ये दोनों क्वेश्चन यूपीजे में एक साथ आए हैं। फिर एक बार तैयार रखिए, माने ये ज़्यादा भी 90% लोग उलझ जाएंगे इधर का उधर, यानी कि उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे कि सीआरपीसी में खुदा बख्श वाला गवाह हैदर बख्श में आ जाएगा और हैदर बख्श वाले गवाह किस में गवाही दे देंगे, खुदा बख्श में। उसी प्रकार यहाँ भी, इसीलिए दोबारा एक बार बताया जा रहा है कि अगर पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो रोम मारना है। कहाँ? आपका वही रोम जो रोम जल रहा था और कौन आपका नीरो बंसी बजा रहा था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नीट के विद्यार्थी आंदोलन धूप में कर रहे हैं, सरकार चैन की क्या बजा रही है, बंसी। यानी कि जब आपातकाल आ गया तो सुस्त न रहिए। आपसे भी कहा जा रहा है कि जब वैकेंसी आएगी तो ये सुस्ती काम नहीं करेगी। अपने आप हमारा भी देखेंगे कि स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, आप भी एकदम समय से आ जाएंगे। मैं बता दूं इतिहास, जब एग्जाम रहता है तो अगर शाम को 15 मिनट का ब्रेक दिया गया, 16 मिनट हो जाता था तो 5 लोग चले जाते थे कि सर समय हो गया है, पढ़ाइए एग्जाम है। मैंने अगर कोई आगे आदमी मिलने लगा, 1 मिनट भी अगर 15 से अधिक होता था तो 5 लोग जाकर कहते थे कि सर पढ़ाइए। और उस समय एक दिन भी अगर गैप हो जाता था तो 1-2 क्वेश्चन लोग कहते थे कि हम तो सर पीछे चले जाएंगे, आप पढ़ाइए। और
दवा ववा खुद लाते थे, यानी कि खुद ही दवा दुकान से ला कर देते थे, कहे कि तबीयत खराब हो तो हम दवा करा रहे हैं लेकिन पढ़ाना ना छोड़िए। लेकिन ये जब ये आपातकाल में, सामान्य काल में चलता रहता है सामान्य काल में कुछ कम भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि आप साल भर पढ़े, 2 माह एग्जाम रहा तो 2 माह खूब क्या करते हैं, बेरे इत्यादि रगड़ते हैं। तो आपातकाल, तो फिर एक बार आगे बढ़िए, आपका ये याद करना है। अगर प्राकृतिक विचारधारा पूछे तो यूनान मारना है, और अगर जूरिस्प्रूडेंस पूछे तो कहाँ। अब तीसरी बार बताएगा, अब याद नहीं होगा तो कब होगा। अब आइए इन सबको देखना है कि कौन सी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, अर्थात इनके पिता कौन है, और ये विचारधारा किस देश में जन्म ली। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का आपका पूरा चांस रहता है। देखिए, आपका पहली विचारधारा है प्राकृतिक विचारधारा। प्राकृतिक विचारधारा जन्म ली यूनान में या ग्रीस में। इसके प्रतिपादक तो नहीं मिलते, लेकिन प्रतिपादक जब नहीं मिल रहे हैं तो जो सबसे पहले विद्वान का कोटेशन रहेगा, लगभग 500 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व, वो हेराक्लिस्ट मिलता है किताबों में। यानी कि जो पहला विद्वान मिलता है, थोड़ा बहुत आपका बताता है, हेराक्लिस्ट। तो भाई कुछ ना है तो हम क्या मारेंगे, हेराक्लिस्ट। वैसे ये क्वेश्चन आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया, कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आ ही जाए तो क्या करेंगे, हेराक्लिस्ट। कितना ईसा पूर्व कुछ कहा था, 500, आगे बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आइए, सबसे प्राचीन विचारधारा कौन है, तो बताइए कौन है सबसे प्राचीन, प्राकृतिक। तो 3-4 क्वेश्चन आपका निकल गया। दूसरा ये ऐतिहासिक विचारधारा, अब इधर कोई समस्या नहीं है। ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ, जर्मनी में, और इसके फादर या पिता कौन है, सेविनी। ऐतिहासिक विचारधारा जर्मनी में जन्म ली, और पिता कौन है इसके, सेविनी। विश्लेषणात्मक विचारधारा इंग्लैंड में जन्म ली, पिता जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन पर एक ही बार 2 क्वेश्चन यूपी में बन गया कि एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है, तो जॉन ऑस्टिन। एक और क्वेश्चन बना, आंग्ल विधि का पिता किसे कहा जाता है, इंग्लैंड के कानून का पिता, तो जॉन ऑस्टिन। भाई जॉन ऑस्टिन पर एक ही बार 2 क्वेश्चन यूपीजे में बना था। तीसरा अब विश्लेषणात्मक हो गया। चौथा समाजशास्त्री आ जाइए। समाजशास्त्री विचारधारा जर्मनी में जन्म लेती है, उसका पिता जो है रूडोल्फ वान इहरिंग। जर्मनी में जन्म ली, उसके पिता कौन थे, रूडोल्फ वान इहरिंग। और अंत में आ जाइए यथार्थवादी। यथार्थवादी में भी विवाद है पिता को लेकर, और किस देश में जन्म ली, इस पर विवाद है। यथार्थवादी विचारधारा पश्चिमी देशों में उत्पन्न हुई, आपका अमेरिका में, न्यूजीलैंड में इत्यादि देशों में उत्पन्न हुई। अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि देशों में चारों तरफ विद्वान अपनी अपनी बातें क्या करते थे, लेकिन ज्यादातर प्रश्रय दिया जाता है, जो प्रतिपादक हैं, डगलस होम्स, अमेरिका के फेडरल कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस थे, डगलस होम्स, इन्हें ही इसका पिता माना जाता है। लेकिन कुछ लोग आपका लेवलिन को, कार्ल लेवलिन को मानते हैं। फिर हम बता दें, यथार्थवादी विचारधारा में विवाद है, देश का विवाद है, कहाँ जन्म ली। फिर उस विवाद के बाद आपका कह सकते हैं कि जो विवाद है प्रतिपादक,
अब ये है कि कभी ठीक है, कभी ये क्वेश्चन विवाद आया नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से आए। अगर डगलस होम्स लिखा हो, कार्ल लेवलिन लिखा हो, एक पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों दिया हो तो क्या मारा जाए, ये समस्या तो बनी हुई है। ज़्यादा लोग डगलस होम्स को मानते हैं, लेकिन आयोग कह सकता है कि हम इसको न मानकर किसको मानेंगे, लेवलिन को, तब क्या करेंगे। लेकिन देखिए, दो अभी पूछा नहीं गया है, एक प्राकृतिक के पिता और दूसरा कौन, यथार्थवादी, क्योंकि विवादित है, और विवादित क्वेश्चन फिर जवाब देना पड़ेगा हाई कोर्ट में आयोग को। लेकिन ये तीन में कोई शक नहीं है। इस प्रकार 5 विद्यालय, पांचों के देश और पांचों के प्रतिपादक हो गए। रट्टा मार कर जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है वह विधि शास्त्र को किसने कितने भागों में बांटा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बंटवारा कर लीजिए, यानी कि विधि शास्त्र का बंटवारा, तो बंटवारा करिए विधियों का। तो जो पूछा गया है आपका, वह पूछा गया है आपका जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन। अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन आया है, दो लोगों पर आया है, कौन कौन, जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन। और भी मैं बताऊंगा। देखिए, जॉन ऑस्टिन ने विधियों को दो वर्गों में बांटा। याद रखिए, जॉन ऑस्टिन ने लॉ को कितने वर्ग में बांटा, दो वर्गों में। एक स्पेसिफिक लॉ, विशिष्ट विधि, विशेष विधि, और दूसरा जनरल लॉ, आम विधि, सामान्य विधि, साधारण विधि। फिर एक बार समझिए, जॉन ऑस्टिन ने विधियों को दो भागों में बांटा, कौन कौन, एक सामान्य और एक कौन, विशिष्ट। तो आप लोग भी जाइए, सामान्य का मतलब क्या हुआ, विशिष्ट का मतलब क्या हुआ, वो तो डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन दो दो लाइन यहाँ समझना है, भूमिका ही तो चल रही है ना। देखिए, सामान्य का मतलब ये हुआ कि जब एक जैसे कानून में जो बातें हैं वह लगभग पूरे विश्व में एक समान हो, तो उसका अध्ययन हम सामान्य विधि शास्त्र में करते हैं। और किसी पर्टिकुलर देश में जो कानून है वह विशिष्ट हो गया। तो इंग्लैंड में केवल जो कानून है, बताइए, इंग्लैंड के केवल कानून का हम अध्ययन करेंगे तो सामान्य विधि शास्त्र में आएगा कि विशिष्ट। और पूरे इंग्लैंड में जो कानून है, पूरे देश के किन किन देशों में वह कानून पाया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे तो किस में, सामान्य। उदाहरण जैसे कि आपका मैंने राजनीतिक उदाहरण पहले देखिए, जैसे कि तमाम बातें संविधान में नहीं लिखी गई है, और तमाम बातें ट्रेडिशन या परंपरा के आधार पर हमारे यहाँ चलती हैं, और वह परंपरा कभी हमने इंग्लैंड से लिया है, कहाँ से, ज़्यादा परंपरा कहाँ से लिया है। अब जैसे दो तीन परंपरा देखिए कि प्रोटेम स्पीकर, जो स्पीकर सांसदों को शपथ दिलवाता है, शपथ दिलवाने के लिए जो स्पीकर लोकसभा में बनाया जाता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये इंग्लैंड की परंपरा है। इंग्लैंड में ये नियम, ये परंपरा है, कोई लिखा नहीं गया है, परंपरा प्रथा है कि जो सदन का वरिष्ठ सांसद रहेगा उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। तो भाई आपका बनाया गया भर्तृहरि को, और अन्य लोगों ने विरोध कर दिया कि इनसे भी बड़े हैं, दो तीन लोग तो इनसे भी ज़्यादा बड़े हैं, कई बार चुने हैं, उनको क्यों नहीं बनाए। तो परंपरा है, पालन करें या न करें। दूसरी परंपरा देखिए, दूसरी परंपरा ये है
कि जब अध्यक्ष चुना जाता है तो विपक्ष का नेता आता है, अध्यक्ष को भाई सम्मान करेगा और अध्यक्ष की कुर्सी तक क्या करेगा, ले जाएगा। तो विपक्ष का नेता बनाए गए हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी चाहे तो इस परंपरा का निर्वहन करते, चाहे तो नहीं करते। तो आपने देखा कल ही की बात है, भाई आपका राहुल गांधी जी आए और अध्यक्ष को चुनाव पर बधाई दिए, फिर पीएम से भी वहीं थे तो हाथ मिला लिए चवन्नी मुस्की काटते हुए, यानी कि कम से कम जो एक दूसरे पर क्या करते थे लोग अटैक, हाथ मिलाने से कुछ अटैक क्या हुआ, कम हुआ। और पीएम फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अध्यक्ष जी को लेकर गए और कुर्सी पर बैठाए, बैठाना नहीं है बस आपका भाई हाथ पकड़कर थोड़े बैठाना है, लेकिन आप वहां तक ले जाने की परंपरा है। कौन ले जाएगा, पीएम और विपक्ष का नेता। तो इस परंपरा का पालन किया गया, नहीं भी किया जाता तो अध्यक्ष जाकर खुद ही क्या करते, जैसे कि आपका परंपरा का पालन कि जब दूल्हा जैसे दुल्हन जाती है तो तमाम लोग अपना गाना बजाना के साथ दुल्हन को ले जाते हैं स्टेज पर। तो भाई अगर कोई नहीं रहेगा तो दुल्हन अकेले चली जाएगी और जाकर स्टेज पर क्या होगी, बैठ जाएगी। उधर से दूल्हा को लेकर लोग आते हैं ताम झाम, कई लोग नहीं कोई रहेगा तो अकेले, कोई नहीं जाएगा तो दूल्हा क्या करे, अकेले जाकर स्टेज पर क्या हो जाए, जयमाल के समय इधर कुछ उधर कुछ, नहीं रहेगा तो अकेले हो जाएगा। कोई कानूनी बाध्यता थोड़े हैं, ये तो क्या है, परंपरा। अब तो पूरा डांस वांस किया जा रहा है, पूरा बहुत दूर से आपका लड़की आ रही है चादर ओढ़कर, मैंने नए तरीके से, चाहे हमारा घर हो या आपका, सब जगह हो रहा है भाई। और पूरा लोग उसी में पीछे क्या कर रहे हैं, गाना बजाते हुए डांस कर रहे हैं, आपका वो अलग बात है। तो हम ये बताना चाहते थे कि ऑस्टिन ने, हाँ, विधियों को, एक भाई ये तो आपका बता गया, फिर एक बार देखिए, अगर एक कानून केवल एक देश में है तो उसका अध्ययन विशिष्ट विधि शास्त्र में किया जाएगा, और अगर कोई कानून कहाँ है, पूरे विश्व में, तो उसका अध्ययन किस में किया जाएगा, सामान्य। तो सामान्य का आप कहेंगे यही उदाहरण किताबों में नहीं मिलेगा आपका, और नोट्स में कई कमियां हैं भाई। तो इसलिए नया नोट्स बनवाना जरूरी है, क्योंकि उस नोट से आपका कई चीज़ें मैं देख रहा था छूटी हुई हैं। अब भाई लिखवा गया था, लेक्चर दिया गया था, नहीं बना, नहीं हो पाया उस समय पूरा। लास्ट लाइन एक उदाहरण देख लीजिए सामान्य विधि शास्त्र का। सामान्य, जब एक जैसे नियम पूरे विश्व में पाए जाएं लगभग, तो उसका अध्ययन हम किस विधि शास्त्र में करते हैं, सामान्य। तो बताइए कोई नियम तो बताइए। राजदूत कि पूरे विश्व में ये नियम है कि राजदूतों को, एम्बेसडर को मारा जाए कि न मारा जाए, न मारा जाए। अगर पाकिस्तान का मान लीजिए कि आपका, या चीन का कोई भी हो, यहाँ एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ कोई प्रवेश कर जाए तो यहाँ की पुलिस घुस नहीं सकती, सेना। अब उस देश से अनुज्ञा लीजिए जहाँ का मैंने दूतावास है, दूतावास के अंदर क्या हो रहा है, आपको, आप कुछ अधिकार, तो दूता मैंने दूतों का ये नियम है कि दूतों को मारा न जाए। तो क्या दूत को मारा जाता है कि देश निकाला दिया जाता है, देश निकाला, लेकिन भले अब मारा नहीं जाता। जैसे पाकिस्तान के जासूस दूतावास के पकड़े गए तो भारत में कहीं मुकदमा नहीं चला, कहा कि 24 घंटे में अपने कहाँ चले जाओ देश, लेकिन आप पकड़ने, जैसे कि इसका लास्ट उदाहरण हम बता दें, आपका रामायण में भी मिलता है। जैसे कि हनुमान जी गए लंका में आपका दूत बनकर राम जी के, तो राम पकड़ लिए गए, तो रावण ने कहा कि इसकी हत्या कर दो, तो आ गए विभीषण और कहे कि दूत को मारना तो नित्य के क्या होगा, विपरीत।
तो भाई नित्य के विपरीत हैं, तो विभीषण की बात समझ में आ गई। हुआ कि बंदरों को पूंछ से प्रेम है, तो पूंछ ही जला दिया जाए। क्या जला दिया जाए? भाई मारा नहीं जा सकता तो अंग भंग तो कर ही दिया जाए। तो ये पूरे विश्व में आज भी हैं कि दूतों को मारा नहीं जाएगा, भले युद्ध चल रहा हो, निकाल दीजिए। अमेरिका, अगर अमेरिका रूस में तनातनी है, तो ये नहीं है कि अमेरिका के दूत दूत को रूस मार दे, रूस के दूत को अमेरिका, ये संभव। आप निकाल दीजिए, क्या करिए, देश से निकाल दीजिए, मारना नहीं। तो अगली क्लास आपका कल चलेगी भाई। और शाम की आज की क्लास जीएस की भी बंद रहेगी और लॉ वाली भी। कुछ व्यक्तिगत कारणों से शाम की क्लास को भाई बंद किया गया है। कल शाम की क्लास चलेगी और सोमवार से समय शाम की क्लास का चेंज होगा। 4 से 5 आपका सोमवार से जागृति और 5 बजे से लॉ किया जाएगा, क्योंकि मौसम अब थोड़ा पढ़ने लायक हल्का सा हुआ है। तो भाई अब आपका मैंने समय ना गंवाया जाए। तो कल कॉपी एक बना लीजिएगा अच्छी, मैंने थोड़ा मोटी, ताकि आपका जूरिस्प्रूडेंस एकदम शुरुआती दौर से लिखवाया जाएगा। समय बचेगा तब लेक्चर होगा। और कॉन्ट्रैक्ट भी लिखवाना ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी मान के चलिए अगर कल परसों कल परसों 2 दिन लिखवा जाए तो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद सोमवार से नया सब्जेक्ट चलाया जाएगा।